डिफेमेशन टॉट के सब्जेक्ट का टॉपिक है। डिफेमेशन का मतलब है किसी के करैक्टर को ख़राब करना, ठीक है, किसी के ऊपर गलत बात कर देना, दूसरे लोगों को उसके बारे में कुछ बात बताना जिससे उसका रिस्पेक्ट ख़राब हो, ठीक है, इसको डिफेमेशन कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेमेशन इज़ अ सिविल और क्रिमिनल टॉट। डिफेमेशन को आप सिविल में भी रख सकते हो, क्रिमिनल कैटेगरी में भी रख सकते हो। इसको सिविल एंड क्रिमिनल में इस तरह डिवाइड किया गया है कि कुछ इल्ज़ाम आप जब किसी पे लगाते हो, अगर अगला इंसान जो इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त कर जाए, लाइक आपने किसी के करैक्टर को अगर ख़राब किया, अगर वो बर्दाश्त कर जाए, मरे ना आपकी करैक्टर ख़राब करने से, तो वो सिविल में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी इंसान का कुछ ऐसा मजाक उड़ाया दूसरे लोगों के सामने या कोई उसका करैक्टर ख़राब किया दूसरे लोगों के सामने और वो इंसान सुसाइड अटैम्प्ट कर ले, तो वो चीज़, वो एक्ट क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसीलिए डिफेमेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो नहीं करनी चाहिए। अब इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज़ एन इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन और स्पोकन। इंटेंशनल का मतलब है जानबूझ के, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक झूठी स्टेटमेंट है, चाहे वो रिटन में हो या स्पोकन में। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि कोई इंसान जानबूझ के किसी के ऊपर कोई झूठी स्टेटमेंट या कोई झूठी बात कहे, चाहे वो रिटन फॉर्म में कहे या मुंह से बोल के कहे, जिससे उस इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो, इसको हम डिफेमेशन कहते हैं, ठीक है। और जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो झूठी ही स्टेटमेंट है, शायद वो ट्रू स्टेटमेंट भी दे सकता है। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है कि शायद वो उस इंसान के ऊपर जो भी बात दूसरों को बता रहा है, शायद वो सच्ची बात बता रहा है, शायद वाकई में उस बंदे में वो प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई झूठी बातें बता रहा है उसके रेपुटेशन ख़राब करने के लिए जानबूझ के, तो इसको हम डिफेमेशन कहते हैं, ठीक है। डिफेमेशन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तो वो चीज़ डिफेमेशन में नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक मूव ऑन होगा, आपको टॉपिक की और अच्छे से समझ आएगी। रिटन स्टेटमेंट आर कॉल्ड लेबल एंड स्पोकन स्टेटमेंट आर कॉल्ड स्लैंडर। अब लेबल और स्लैंडर अलग से आपसे पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज़ लेबल स्टेटमेंट इन डिफेमेशन एंड व्हाट आर स्लैंडर्स, ठीक है। अगर आप किसी की बुराई करते हो, ठीक है, लिख के अगर बुराई करते हो, राइट करके, उसको हम लेबल कहेंगे। अगर अपने मुंह से किसी की बुराई करते हो, उसको हम स्लैंडर कहेंगे, ठीक है। ये दोनों डिफेमेशन की टाइप्स थी। इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन डिफेम्ड बाय अनदर पर्सन, यानी कि किसी और बंदे के थ्रू उसकी इज्जत ख़राब की गई है, डिफेम किया गया उसको, ही विल सू हिम एंड विल रिसीव कंपनसेशन ऑफ डैमेज ही डिड फ्रॉम हिम थ्रू द कोर्ट। और जिसने उसकी इज़्ज़त ख़राब की है उसको वो कोर्ट लेके जा सकता है और कोर्ट से जाके पैसे भी वसूल कर सकता है कि तुमने मेरी इज़्ज़त ख़राब की, अब तो मुझे पैसे दो। तो ये डिफेमेशन कोई छोटी बात नहीं है, किसी की इज़्ज़त ख़राब करना कोई छोटी बात नहीं है, आपको कोर्ट भी लेके जाया जा सकता है। डिफेमेशन इज़ नॉट अ क्राइम बट इट इज़ अ टॉट। डिफेमेशन मोस्टली जो है क्राइम नहीं होता, लेकिन टॉट ही होता है। टॉट मीन्स कि वो इतना सीरियस केस नहीं होता, नॉर्मली जो है टॉट में ही आता है। लेकिन देखो, जो अगर केसेस सीरियस हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने किसी की रेपुटेशन ख़राब की है, किसी की इज़्ज़त ख़राब की है और वो बंदा बर्दाश्त ना कर सके आपकी इस हरकत को, अगर वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ले, तो वो टॉट की कैटेगरी में फिर वो चीज़ नहीं रहेगी, हाथ से निकल जाएगी, फिर वो क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाएगी सब कुछ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए आप किसी के साथ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम भी उसकी रेपुटेशन ख़राब ना करें कि वो केस ही क्रिमिनल कैटेगरी में चला जाए और आपको जेल तक भी हो सकती है, ठीक है। डिफेमेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द पर्सनस रेपुटेशन इन द आइज ऑफ अ सोसाइटी। जब आप किसी की रेपुटेशन ख़राब करते हो तो सोसाइटी के अंदर उस बंदे की इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। ये बात यहाँ लिखी है कि आप एक इंसान है जो बहुत मशहूर है, ठीक है, और बहुत अच्छा इंसान है, अगर कोई और बंदा उसकी बुराई करता है लोगों के सामने, तो सोसाइटी के अंदर उन लोगों के अंदर उसकी इज़्ज़त ख़राब होगी। ये होता है डिफेमेशन, ठीक है। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कोटेशन दैट डिफाइन डिफेमेशन एज when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost all is lost। यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक ब्यूटीफुल कोटेशन है, एक ब्यूटीफुल किसी ने बात कही थी डिफेमेशन को डिफाइन करने के लिए कि अगर आपका पैसा चला जाए, वेल्थ चली जाए, तो कुछ भी आप लूज़ नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी लॉस नहीं होता आपका। अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाए तो कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी से लूज़ होता है, लेकिन अगर आपका करैक्टर चला जाए, आपकी रेपुटेशन चली जाए, तो समझो कि आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये बात एक कोटेशन में लिखी है, जिससे हमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि डिफेमेशन करने से कितना नुकसान होता है, किसी इंसान की इज़्ज़त ख़राब करने से कितना नुकसान होता है। द एक्शंस ऑफ डैमेजिंग the good reputation of someone by a written or spoken false statement is known as defamation। कि जब कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे किसी इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो, कोई अच्छी रेपुटेशन ख़राब हो, चाहे आप उसकी रेपुटेशन लिख के ख़राब करो या बोल के ख़राब करो, चाहे वो स्पोकन हो के रिटन हो, और वो जो स्टेटमेंट है वो झूठी हो, इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं डिफेमेशन, ठीक है।
ये तो डिफॉर्मेशन होने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है कि इंसान की रेपुटेशन ख़राब की जाए, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या और स्पोकन फॉर्म में हो, और वो जो भी आप अगले को उसकी बारे में बातें कहो तो वो झूठी होनी चाहिए, तभी वो डिफॉर्मेशन होगा। अगर वो बातें हमने सच्ची बोली हैं, ट्रू बोली हैं, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें आपने लोगों को बताई उसके बारे में सच्ची बताई है जो उसके अंदर वाकई में है, तब वो डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे आगे टॉपिक मूव ऑन करेगा आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आएगी। इसका रेलेवेंट लॉ ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है कि ये डिफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 में मौजूद है। इसका क्रॉस रेफरेंस जो है आपको सेक्शन 499 टू 502 ऑफ पीपीसी में मिलेगा, स्केड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी। बेसिकली ये क्राइम के एक्ट्स हैं, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें अगर डिफॉर्मेशन के थ्रू किसी इंसान का, अगर कोई इंसान अपना वो कर ले, सुसाइड अटैम्प्ट कर ले या बहुत ही कोई गलत हरकत अटैम्प्ट कर ले डिफॉर्मेशन की वजह से, तभी ये एक्ट्स क्राइम की कैटेगरी में लिखे गए हैं। होता यह है कि बाज़ औक़ात जब आप किसी की रेपुटेशन ख़राब कर दो तो कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये एक कैटेगरी है क्राइम की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप रेपुटेशन ख़राब करो तो वो बदला लेने के लिए आपकी जान भी ले सकते हैं, ये दूसरा कैटेगरी है क्राइम की। तो कहना यहाँ पे ये चाह रही है जो जितने भी एक्ट्स लिखे हैं ये पाकिस्तान पैनल कोड्स में भी मौजूद है और सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी मौजूद है। अगर इन कोड्स में ये चीज़ लिखी जा रही है ना तो इट मीन्स डिफॉर्मेशन एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। ये टॉर्ट्स के अलावा और भी चीज़ों में भी ऐड हुई हुई है, यानी कि क्राइम में भी आपको डिफॉर्मेशन भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि डिफॉर्मेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप अगले को सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकते हो, डिफॉर्मेशन करने से कोई आपकी जान भी ले सकता है। तो इसीलिए इसके क्रॉस रेफरेंसेस आपको सीरियस एक्ट्स में भी मिलेंगे। सीरियस एक्ट्स मींस पाकिस्तान का पैनल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, सीआरपीसी क्राइम को डील कर दे भी बहुत सीरियस और इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मीनिंग ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मीन्स टू डैमेज द गुड रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन बाय रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में होता यह है कि आप जो है अगले इंसान की अच्छी रेपुटेशन ख़राब करते हो, चाहे लिख के ख़राब करो या बोल के ख़राब करो, और जो भी चीज़ें आप उसके बारे में कहते हो तो वो ट्रू नहीं होनी चाहिए, सच्ची नहीं होनी चाहिए, झूठी होनी चाहिए, जिससे उसका रेपुटेशन ख़राब हो। इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट टू डिस्ट्रॉय अ रेपुटेशन ऑफ समवन, ठीक होगा। डेफॉर्मेशन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक होगा। इसके ऊपर डेफिनेशन जो है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से ली गई है। ब्लैक्स लॉ में लिखा है अ फॉल्स रिटन और ओरल स्टेटमेंट दैट डैमेजेस अनदर्स रेपुटेशन। यहाँ पे ब्लैक्स लॉ ये कह रही है कि डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी आप स्टेटमेंट दो वो रिटन होनी चाहिए या ओरल होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए झूठी, यानी कि चाहे आप लिख के अगले की रेपुटेशन ख़राब करो या बोल के करो, होना ये चाहिए कि वो फॉल्स होनी चाहिए, झूठी बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी आप उसके बारे में बातें को वो सच्ची हो बल्कि झूठी होनी चाहिए जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। इस चीज़ को हम डेफॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। ये डेफॉर्मेशन का वर्ड कहाँ से निकला, इसकी डेरिवेशन कहाँ से हुई? फ्रॉम मिडल इंग्लिश डिफेमन, फ्रॉम एंग्लो नॉर्मन डिफेमर एंड इट्स सोर्स इज लैटिन डिफेमो फ्रॉम फेमा। बेसिकली ये फ्रॉम मिडल इंग्लिश से आया, ठीक है, यानी कि डिफॉर्मेशन का जो वर्ड है मिडल इंग्लिश से आया। उस वक्त डिफॉर्मेशन का मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होता था, उस वक्त डिफॉर्मेशन को डिफेमन कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके कुछ अर्से बाद फ्रॉम एंग्लो नॉर्मैन में डिफेमो की जगह डिफेमर यूज़ होना शुरू हो गया। और डिफेमर का सोर्स कहाँ से निकली? डिफेमर जो है लैटिन वर्ड है और लैटिन से इसका सोर्स निकला, और लैटिन में डिफेमर की जगह यूज़ होता था डिफामो या फिर फामा, ठीक है, हो गया। डिफेमो मीन्स यही वाला वर्ड जो लैटिन से निकला था, इसका मतलब है स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ। डिफेमो का मतलब है कोई न्यूज़ स्प्रेड करना, ठीक है। एंड डिफेमन का मतलब है डैमेज द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन बाय ओरल और रिटन स्टेटमेंट। वही सेम बात डिफरेंट शक्लों में उन्होंने लिख दी है कि आप स्प्रेड करें न्यूज़ जिससे अगलों की रेपुटेशन ख़राब हो, और चाहे वो आप रिटन फॉर्म में स्प्रेड करो, ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में स्प्रेड करो। ये बात यहाँ पे लिखी, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो है 4 डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन, या पूछ सकते हैं डिफाइन द एसेंशियल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, या पूछेंगे कंडीशंस ऑफ डिफॉर्मेशन, या पूछेंगे व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इन सब की हेडिंग्स मैंने लिख दी हैं, जवाब आपने एक ही लिखना है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो पूछेंगे वही आपने हेडिंग लिखनी है, ठीक है। आपको एग्जाम में चारों लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में कोई भी इनमें से एक लिख लेना, लेकिन जो पूछेंगे ना, अगर उन्होंने सपोज आपसे पूछा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो आपने एसेंशियल्स की ही हेडिंग देनी है फिर, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर सम कंडीशंस और इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये चीज़ें अगर होंगी तभी डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास एक रिटन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपने रिटन फॉर्म में रिटन लिख के अगले की बेइज्जती की है, रेपुटेशन ख़राब करने की। स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, और जो भी आपने उस स्टेटमेंट में बातें लिखी थी वो झूठी होनी चाहिए, जो कि उसमें चीज़ें हो ही ना,
और वो चीज़ें आपने उसमें लिखनी चाहिए ताकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिव, यानी कि जो भी चीज़ें आप लिखो ना स्टेटमेंट के अंदर वो उस प्लेंटिव के ऊपर हो। प्लेंटिव यानी कि जिस इंसान का नुकसान हुआ हो। प्लेंटिव याद रखा करें, प्लेंटिव वो इंसान होता है जिसका नुकसान होता है, और डिफेंडेंट वो होता है जिसने नुकसान किया होता है। ठीक है, तो जो डिफेंडेंट है अगर जब भी वो कोई झूठी बात लिखेगा कुछ दूसरे की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, तो वो प्लेंटिव के ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी बात है वो लिख रहा है वो प्लेंटिव से मिलती जुलती ही ना हो। ठीक है, तो प्लेंटिव कोर्ट में जाके तब ही कुछ कर सकता है जब प्लेंटिव प्रूफ करेगा कोर्ट को कि इसने जो भी बातें लिखी थी न्यूज़पेपर में मेरे बारे में वो सारी चीज़ें मेरे बारे में हैं, तो प्लेंटिव से वो चीज़ रिलेट करती हो। अगर ना रिलेट करती हो फिर वो डिफेमेशन इसकी नहीं हुई होगी, किसी और की हुई होगी। ठीक है, पब्लिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें गलत बोलनी है ना इस डिफेंडेंट को इसके बारे में वो पब्लिकली करे, यानी कि न्यूज़पेपर में छाप दे या टीवी पे जाके लाइव टीवी पे जाके कहे या किसी के घर में जाके 10 लोगों में जाके उसकी बातें कहे, यानी कि पब्लिसाइज करे, मार्केटिंग करे उसकी बुराइयों को ताकि उसकी इज्जत ख़राब हो। एक्यूजेशन शुड हार्म द रेपुटेशन, और जो एक्यूजेशन इस पर लगे हैं मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि ये प्लेंटिव और ये डिफेंडेंट है। ठीक है, अब डिफेंडेंट ने जो भी इस पर इल्ज़ाम लगाया जिससे इसकी इज़्ज़त ख़राब हो, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो एक्यूजेशन जो है इसके रेपुटेशन को ख़राब करे। अगर मिसाल के तौर पे जो भी डिफेंडेंट ने इसके ऊपर एक्यूजेशंस किए या इल्ज़ाम लगाया उससे प्लेंटिव की इज़्ज़त ख़राब नहीं हो रही, रेपुटेशन अगर ख़राब नहीं हो रही तो फिर वो डिफेमेशन नहीं हुआ। अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिव पे कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाए, कोई ऐसी बातें गई हैं जिससे इसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, इसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, फिर वो चीज़ डिफेमेशन होगी। समझ आ रही है? तो डिफेमेशन तभी हो सकती है जब अगले की रेपुटेशन वाकई में ख़राब हो, उसको नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, तब हम इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने लगे। पहला है रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा है द रिटन स्टेटमेंट मीन्स एनीथिंग रिटन डाउन ऑन अ पेपर, यानी कि कुछ भी चीज़ लिखी जाए पेपर में उसको हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर में रिटन देखो, चाहे आप वो टीवी पे कोई चीज़ रिटन देखो अपने बारे में, कि या सोशल मीडिया पे कोई अपनी चीज़ आप अपने बारे में सोशल मीडिया पे कुछ रिटन देखो कि आपने कुछ ऐसी हरकत की और लोगों ने उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख दी हैं सोशल मीडिया पे कि आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो जो जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। तो कोई भी चीज़ जो लिखी हुई हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर राइट हो, ट्विटर पर राइट हो, व्हाट्सएप पे लिखी जाए, कहीं पे भी लिखी जाए, जैसे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, 10 लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जिससे आपकी इज्जत ख़राब हो, वो चीज़ होती है रिटन स्टेटमेंट। अब अगला है स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, और जो चीज़ें भी आप सोशल मीडिया पे अपने बारे में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पे पढ़ते हो या टीवी पे पढ़ते हो, वो झूठी होनी चाहिए, सच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर वो सारा सच हुआ तो आप कोर्ट में जाके कोई भी कंपनसेशन या पैसे नहीं ले पाओगे उस बंदे से जिसने आपकी इज्जत ख़राब की है। अगर वो झूठी हुई आप कोर्ट को प्रूव कर सको कि ये जितना भी है वो फॉल्स था, झूठा था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तब भी कोर्ट आपको हेल्प करेगी, वरना आपको नहीं करेगी अगर आपके अंदर वाकई में वो सारी बुराइयाँ हुई। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, झूठी, एंड द वर्ड which has been spoken or written in order to defame, बदनाम करना, someone's reputation must be false। यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी आप स्टेटमेंट दो वो झूठी होनी चाहिए, चाहे वो आप स्पोकन दो, बोल के दो या लिख के दो। ठीक है, और जो स्टेटमेंट आप दो उससे किसी की ना रेपुटेशन ख़राब हो, पता चले आपने स्टेटमेंट दे दिए, झूठी दे दी है, लेकिन उससे रेपुटेशन ही ख़राब नहीं हो रही है आपकी, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा रेपुटेशन पे, तो फिर तो वो डिफेमेशन ही नहीं हुई ना, फिर तो कोर्ट पे जाके आप कुछ नहीं कह सकते। इफ़ द वर्ड्स विच आर पब्लिश्ड एंड दोज वर्ड्स विच आर फॉल्स in this situation the defamed person can take legal action in order to receive legal damages from the wrongdoers through the court। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोर्ट में जाके प्रूफ कर दिया कि जो भी वर्ड्स उस बंदे ने बोले थे वो फॉल्स थे, झूठे थे, आप वैसे इंसान नहीं हो, आप अच्छे हो, और साथ में उसके फॉल्स स्टेटमेंट से यानी कि झूठी बातों की वजह से आपकी रेपुटेशन ख़राब हुई है, आपने कोर्ट से ये दोनों चीज़ें अगर प्रूफ करवा दी, कोर्ट में जाके प्रूफ कर लिया आपने, तो आपको वो इंसान पैसे देगा जिसने आपकी रेपुटेशन ख़राब की। कोर्ट उसको खुद कहेगी कि आप उसको पैसे दें या उसका जो है नुकसान भरें। ये बात यहाँ पे लिखी है, और यही इंग्लिश की ये जो ऊपर हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना, इसी को यहाँ पे मैंने उर्दू में लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिव। इसमें ये लिखा है कि जो भी चीज़ अगला इंसान जो भी आपके बारे में बातें बोल रहा है वो आपके साथ रिलेट करती हूँ। ऐसा ना हो कि जो भी लाइक एग्जांपल देनी है, ये इंसान है, ठीक है, एक ये इंसान है, इसने कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में या टीवी पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट की हैं, ठीक है, टीवी पे। अब इसको लग रहा है कि इसने जो भी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट की हैं वो इसके बारे में है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि लगे कि इसकी चीज़ें पोस्ट हुई हैं सोशल मीडिया पर और इसने की हैं। तो अगर आप प्रूफ ना कर सको कोर्ट को तो वो फिर डिफेमेशन केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस इंसान ने
कोर्ट को जाके ये कह दिया कि इस इंसान ने, जिसने गलत चीज़ें पोस्ट की थी और जो चीज़ें पोस्ट की हैं उसमें सारा कुछ जो भी डिटेल लिखी हुई है वो सारी इसके बारे में लिखी है, तब जाके कोर्ट आपके केस को सुनेगी। यही बात यहाँ पे लिखी है। द वर्ड स्पोकन और रिटन टू डिफेम समवन्स रेपुटेशन मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, यानी कि जिसकी इज्जत ख़राब की जा रही है वो इंसान जो है प्लेंटिफ के साथ मैच करता हो। बाज़ुकत होता है ना कि आप बाज़ुकत किसी का नाम लेके नहीं उसको डिफेम करते, आप बाज़ुकत छुपा के मुंह बंद रख के बगैर नाम लिए अगले इंसान की बेइज्जती लिख कर देते हो कि फ़लाँ बंदे ने जो है इस तरह मुझे कहा, उसका ऐसा ऐसा करैक्टर है, आप नेम नहीं लिख रहे। लेकिन जब आप वो क्वालिटीज़ पढ़ते हो फिर आपको पता चलता है हाँ ये क्वालिटीज़ तो मुझ में थी, ये इस तरह की बातें तो किसी बंदे ने मेरे बारे में बोली थी, इस तरह की बातें तो इसने मेरे बारे में बोली थी। आपको जब ज़रा सा भी शक हो जाए ना कि भाई ये जो डिफॉर्मेशन है ये आप ही के ऊपर हुई है, ठीक है, बेशक वो क्वालिटीज़ आप में ना हो लेकिन आपको शक हो कि ये चीज़ आप में हुई है और किसी और ने भी इस तरह का कहा है और उस बंदे पे भी आपको शक हो, तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हो, ठीक है। तो जब नाम ना आए ना तो यहाँ पे इसलिए कोर्ट ने ये चीज़ लिखी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्लेंटिफ बाय नेम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बाज़ूकात जो है जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ का नाम लेके उसको बेइज्जत करे, उसकी रेपुटेशन ख़राब करे। बाज़ूकात जो डिफेंडेंट है ना वो बगैर प्लेंटिफ का नाम लिए उसकी रेपुटेशन भी ख़राब कर सकता है। ये बात यहाँ लिखी है। अ रॉन्ग डूअर कैन पब्लिश डिफेमेटरी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. That story may refer to imaginary character, but the relevant person would understand that this particular story is only referring him. बाज़ वक़्त होता ये है ना कि एक इंसान जो है एक स्टोरी बना देता है, 10 लोगों को वो स्टोरी सुनाने लगता है और वो स्टोरी जो है एक ऐसे इंसान को रिलेट करती है जो कि वाकई में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब ये बंदा जो है इसकी स्टोरी बना के दूसरों को बता रहा है, इसका नाम नहीं ले रहा लेकिन सब लोगों को बता रहा है कि देखो ये बंदा कितना गंदा था, इसने ये किया, इसने वो किया, ठीक है। अब इसको पता चल गया है कि ये जो स्टोरी इन लोगों को बता रहा है ना इससे इसी का ही ताल्लुक है, नाम नहीं ले रहा लेकिन उसको फील होगा कि ये मेरे बारे में ही सब कुछ बता रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप कोर्ट से जाके कह सकते हो कि फ़लाँ बंदे ने आपके बारे में ये बातें की, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर रिलेशन नहीं हुआ, सपोज इसने जो स्टोरी बताई है वो इससे रिलेट ही नहीं कर रही, तब आप नहीं कह सकते कि ये इंसान ने ना आपकी रेपुटेशन ख़राब की है। पब्लिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि ये इंसान ना सब लोगों को बता रहा है इसके बारे में स्टोरी बना के, तो पब्लिसाइज़ कर रहा है ना, मशहूर कर रहा है इसके बारे में बातें, तो पब्लिकेशन होना ज़रूरी है। अगर पब्लिकेशन नहीं हो रही तो डिफेमेशन फिर वो नहीं होती। यानी कि आपकी बुराई कोई अगला बंदा अगर नहीं कर रहा, जिससे आपकी रेपुटेशन अगर ख़राब नहीं हो रही, तो वो डिफेमेशन नहीं होता। डिफेमेशन तभी होता है जब आपकी बुराइयां लोग टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या 10 लोगों में या 100 लोगों में बैठ के करते हैं, जिससे आपका इमेज ख़राब होता है, तब ही आप डिफेमेशन केस करते हैं। यानी कि आपकी बुराइयों को, चाहे वो आप में है या नहीं है, उसको पब्लिसाइज़ करना ना डिफेमेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। पब्लिकेशन, मशहूर करना। Publication means to make an information public that everyone can know about someone's private life. इसको हम कहते हैं publication. If the wrongdoer publishes someone's life and spreads a false statement which had harmed his reputation in the eyes of society, then in this situation the defamed person, जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी बदनामी हुई, can take legal actions against the wrongdoer through the help of court. Publication is not only through a printing, it can be through televisions, radio, speeches, or even loud conversations. It also can be written in magazines, books, as well as the newspaper. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप गलत बातें टीवी पे लिख रहे हो, न्यूज़पेपर में छाप रहे हो, रेडियोज़ पे बता रहे हो, या स्पीचेस में या लोगों की गैदरिंग में बैठ के ऊंची आवाज़ में उसकी बुराइयाँ कर रहे हो, इस चीज़ को कहते हैं पब्लिकेशन करना। और इससे क्या हो रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिफेमेशन करना, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन पे आप कोर्ट से जाके उस बंदे को जेल भी भिजवा सकते हो। अगर आप कोर्ट जाके कहो कि इसने मेरे बारे में रेडियो में ऐसी बातें की, प्रूफ करो वो सारी चीज़ें कि इसने रेडियो में मेरे बारे में ऐसे कहा, टीवी पे मेरे बारे में ऐसे कहा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी डिफेमेशन की। अब आता है एक्यूजेशन शुड हार्म द रेपुटेशन। और जो भी चीज़ें उस बंदे ने आपके बारे में कही हैं उससे आपको हार्म पहुंचे, आपके रेपुटेशन को हार्म पहुंचे। हार्म का मतलब है आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। अगर एक्यूजेशन से आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो रही तो इट मीन्स कि वो डिफेमेशन नहीं होता। एक्यूजेशन का क्या मतलब है? एक्यूजेशन का मतलब है किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, ठीक होगा, समझ आ गई है मेरी बात। तो एक्यूजेशन यानी कि अगर आप पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर उससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है तभी वो डिफेमेशन होगा। अगर आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो रही तो वो डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। In order to establish defamation, if the statement of defamation has been given in order to harm the reputation of other person, in this case wrongdoer will be liable for the punishment against his criminal act. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप पे किसी ने कोई डिफेमेशन किया है
यानी कि आप पे कोई ऐसी एक्यूजेशन की है या इल्ज़ाम लगा है जिससे आपकी रेपुटेशन वाकई में ख़राब हो, तब आप कोर्ट जाके उसके बारे में केस कर सकते हो। लेकिन अगर आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया है जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो रही, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा, नुकसान नहीं पहुंचा, तो आप कोर्ट में जाके डिफेमेशन केस नहीं कर सकते उस लड़के पे या उस इंसान पे जिसने आपकी बुराइयां की हैं या आप पे एक्यूजेशन की है, ठीक है। तो हार्म होना ज़रूरी है, आपकी रेपुटेशन ख़राब होना ज़रूरी है और आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आपकी रेपुटेशन कैसे ख़राब हुई, कहाँ हुई, ठीक है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ डिफेमेशन। ये काइंड्स हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी, लिबल एंड स्लैंडर, ठीक है। अब हम इनको पढ़ने लगे हैं। तो पहला है लिबल। लिबल को हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, दूसरे को कहते हैं ओरल स्टेटमेंट। अब हम लिबल को पढ़ने लगे हैं। पहला, libel is written statement when one makes a false statement in order to hurt someone's reputation in the eyes of a society by using different methods of printing, writing, pictures and by using any other physical form is called libel। यानी कि आप जो है प्रिंट करके किसी के बारे में लिख दो, लाइक प्रिंटिंग में कोई चीज़ ऐसी राइट कर दो जिससे किसी की इज्जत ख़राब हो, कोई ऐसी किताब लिखो, कोई बुक लिखो जिस पे किसी की बुराई हो रही हो और वो इंसान वाकई में उसको पता चल जाए कि आपने उसके बारे में लिखा है। कोई ऐसी पिक्चर बनाई हो, कोई ऐसी मूवी बनाई हो जिससे आपको पता चले अगले इंसान की जो है उसके अंदर चीज़ें मौजूद है, उसकी बुराई हो रही हो, तो इन शक्लों में भी आप किसी को डिफेम कर सकते हो। ये जितने भी मेथड्स हैं ये रिटन मेथड्स हैं, यानी कि बुक में भी, मूवीज़ एंड बुक्स एंड राइटिंग, इन सब में जो है आप लिख के अगले को बताते हो कि देखो वो बंदा ऐसा था, उसने ऐसे किया, उसकी ये पर्सनालिटी है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स ये है कि एक रिटन होना चाहिए, ठीक है, ये झूठी होनी चाहिए, डिफेमेटरी होनी चाहिए, इंजूरियस होनी चाहिए, रिलेट्स टू द प्लेटिव होनी चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो मैं ये समझा देती हूँ। यानी कि स्लैंडर, ये क्या पड़ा, लिबल। तो लिबल जो है रिटन होना चाहिए, ठीक है, फॉल्स होना चाहिए, नहीं कि जो भी बातें आप रिटन फॉर्म में लिखो वो झूठी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप उसके बारे में लिखो वो डिफेमेटरी होनी चाहिए। डिफेमेटरी का मतलब जिससे अगले को नुकसान पहुंचे, और वो जो भी आप लिखो वो झूठा होना चाहिए, ठीक है। और लिबल में जो है इंजूरियस होनी चाहिए, इंजरीज होनी चाहिए, यानी कि इंजरीज का मतलब है हार्म पहुंचना। हार्म किस चीज़ को यहाँ पे पहुंचा जा रहा है? रेपुटेशन को। तो अगर किसी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, हार्म हो रहा है, तभी वो लिबल बनेगा, ठीक है। रिलेट्स टू द प्लेंटिव, और जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो वो प्लेंटिव के साथ रिलेट करती हो। ऐसा ना हो कोई बंदा एग्जिस्ट ही ना करता हो और फिर तो वो लिबल नहीं होती ना। तो जब भी आप लिबल केस तभी बनेगा जब प्लेंटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी कि वाकई में कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता हो जिसके ऊपर बुराई की जा रही है, जिसकी रेपुटेशन ख़राब की जा रही है। कोई इंसान ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी बुराई की जा रही है, तो फिर तो वो कुछ भी नहीं होता ना। फिर तो ना वो आप उस पर केस कर सकते हो ना कुछ। तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। पब्लिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आप लिखते हो वो उसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, मशहूरी होनी चाहिए, ठीक है। 10-100 लोगों को पता होना चाहिए कि आपने उसकी बुराई की है। स्लैंडर होता है ओरल स्टेटमेंट या स्पोकन, यानी कि आप बोल के कन्वर्सेशन करके जो है, जैसे कि ये लोग बातें करें एक दूसरे के साथ, तो इससे क्या हो रहा है कि ये उस इंसान की जो है, किसी और इंसान की बुराई कर रहा है इस बंदे के सामने मुंह से बोल के। इसको हम कहते हैं ओरल स्टेटमेंट। ओरल स्टेटमेंट में क्या होता है कि टीवी पे आप देख सकते हो पॉलिटिशियंस एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, और रेडियो पे भी आप सुन सकते हो कि सारे लोग एक दूसरे की बुराई कर सकते हो। इट मीन्स जहाँ पे बुराई हो रही हो किसी इंसान की, वही चीज़ जो है स्लैंडर में आ जाता है, जिसमें ज़रूरी तो नहीं है अगले बंदे में वो क्वालिटीज़ हों, लेकिन आप खुद से बोल रहे हो ताकि अगले की इंसल्ट हो, रेपुटेशन ख़राब हो, मुँह से बोल के। When someone makes false statement in order to hurt someone's reputation in the eyes of society by using the method of oral statement or oral conversation is known as slander। Slander तब होता है जब आप किसी की रेपुटेशन ख़राब करते हो by the method of oral और oral conversation, यानी कि मुंह से कन्वर्सेशन करके किसी की रेपुटेशन ख़राब करते हो, उसको हम कहते हैं स्लैंडर। अब स्लैंडर की क्या इंग्रेडिएंट्स है कि ये बोल के होता है, बोल के मतलब बातें करके, कन्वर्सेशन करके, ठीक है। फॉल्स होनी चाहिए, नहीं कि जो भी आप कन्वर्सेशन करो वो झूठी हो, तभी वो स्लैंडर में आएगा। अगर सच्ची बातें आप करोगे तो फिर तो उसको डिफेमेशन में नहीं ला सकते, ठीक है। डिफेमेटरी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आप बोलो वो झूठी हो जिससे अगले का नुकसान हो। इंजूरियस होनी चाहिए, यानी कि जिससे नुकसान पहुंचे अगले को। इंजूरियस का मतलब है इंजर करना या हार्म करना किसी को, ठीक है। तो यानी कि जो भी आप ओरली किसी के बारे में बातें करते हो मुंह से बोल के, जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, नुकसान हो उसकी रेपुटेशन का, उसको हम कहते हैं इंजरी करना। रिलेट्स टू द प्लेंटिव, और जिसके बारे में आप बात करो वो इंसान एग्जिस्ट करता हो। ऐसा ना हो कि आप कोई इंसान ही ना और आप हवा में किसी की बुराई कर रहे हो, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना। वो तो फिर ना स्लैंडर में आएगा ना डिफेमेशन में आएगा। आप किसी इंसान पर तभी कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हो जब वाकई में वो इंसान एग्जिस्ट करता हो। अगर प्लेंटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा। पब्लिकेशन होनी चाहिए, अगर प्लेंटिव के ऊपर आपने कोई बुराई की है मुंह से बोल के और उसकी मशहूरी की है, तभी उसको स्लैंडर समझा जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एक्शन स्लैंडर। अब स्लैंडर किस तरह से लोग करते हैं इसमें? स्लैंडर जो है, स्लैंडर व्हेन एक्शनेबल पर्सी, स्लैंडर व्हेन नॉट एक्शनेबल पर्सी।
स्लैंडर्स के दो टाइप्स हैं, आगे यहाँ पे दो टाइप्स लिख दिए हैं कि एक्शनल बर्सी में भी होता है, नॉट एक्शनल बर्सी में भी होगा। अब अगला आ जाता है स्लैंडर ऑफ टाइटल। अब स्लैंडर ऑफ टाइटल होता क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी के घर पर झूठी बातें करके उसके घर पर टाइटल लगवा देना कि हॉन्टेड हाउस है या लैंड है, इसे स्लैंडर ऑफ टाइटल कहते हैं। यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आप किसी के घर के बारे में ये बातें कहना कि उनका घर जो है उसमें भूत रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि उस घर की जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप खुश हो जाओगे कि उसका घर जो है बिक नहीं रहा, गंदे पैसों में बिकेगा, या ज़मीन गंदे पैसों में बिकेगी। तो ये इसको कहते हैं स्लैंडर ऑफ टाइटल, ठीक है। Making an oral or spoken statement by the defendant relating to the title of house, building or land of plaintiff, and the statement is false and injurious to the title and cause damage to the plaintiff's house, land or building. जैसे मैंने बता दिया था ऊपर ही कि कोई भी इंसान अगर किसी के घर के ऊपर या लैंड के ऊपर या किसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग के ऊपर कोई ऐसी झूठी बातें करेगा, उसे क्या होगा कि वो जो अपार्टमेंट का ओनर है, बिल्डिंग का ओनर है, लैंड का ओनर है या हाउस का ओनर है, उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। लाइक लोग उसके घर को खरीदेंगे नहीं क्योंकि वो भूत है उसके घर में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंडेंट ने तो सिर्फ ये इसलिए किया ना कि इसकी जो चीज़ है वो बिके नहीं, मेरी चीज़ अच्छे से बिक जाए, या किसी बदले के लिए या किसी इस गलत नीयत से लोगों को कहा कि जो है उसके घर में ये मसले हैं तो आप ये घर ना खरीदें। उससे क्या होगा कि प्लेंटिफ की जो मार्केट वैल्यू है वो ख़राब होगी। यहाँ पे प्लेंटिफ नहीं डैमेज हो रहा बल्कि प्लेंटिफ के टाइटल को डैमेज किया जा रहा है। यहाँ पे टाइटल क्या है, हाउस, लैंड, ठीक है। तो बेसिकली प्लेंटिफ के टाइटल को डैमेज किया जा रहा है, जिससे क्या और नुकसान हो रहा है कि हाउस की कीमत या घर की या बिल्डिंग की कीमत गिर रही है, जितनी वो बिकनी चाहिए उससे कम प्राइस में बिक रही है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, क्योंकि उसमें भूत रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफेमेशन ऑफ टाइटल। इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्लैंडर ऑफ टाइटल क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो ओरल और स्पोकन स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट के मुंह से होनी चाहिए, यानी कि प्लेंटिफ खुद ना अपने घर की बुराई करे बल्कि डिफेंडेंट कोई और बंदा उसके घर की बुराई करे। ये बात यहाँ लिखिए, ओरली मुंह से बोल के। दूसरा है कि स्टेटमेंट शुड रिलेट टू द टाइटल ऑफ द हाउस, लैंड और बिल्डिंग ऑफ प्लेंटिफ। और जो स्टेटमेंट बोली जा रही है वो उस प्लेंटिफ के घर से जुड़ी हो। ऐसा ना हो कि वो घर वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता और ऐसी बस कहानी बना रहा है, बल्कि वो घर भी एग्जिस्ट करे, वो इंसान भी, प्लेंटिफ भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो और उन्हीं के घर को टारगेट करके जो डिफेंडेंट है उनके घर को ख़राब करे, यानी कि उनके घर की प्राइस ड्रॉप कराए, झूठी बातें करके कि इसका घर जो है इसमें भूत रहते हैं, यहाँ पे भूतों का कब्जा है, यहाँ पे साए फिरते हैं, ये वो। अब स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, और जो भी स्टेटमेंट वो दे वो झूठी होनी चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट कॉज डैमेज टू द प्लेंटिफ, यानी और जो भी स्टेटमेंट डिफेंडेंट देगा इसके घर के ऊपर कि ये जो है घर भूतिया है, इसका, इसमें जिन रहते हैं, उससे क्या होगा, उससे डैमेज होगा। डैमेज क्या हो रही है, प्लेंटिफ को डैमेज मिल रही है। क्या डैमेज हो रही है कि उसकी जो प्राइस है, जिस प्राइस में वो घर बेचना चाह रहा है, वो प्राइस ड्रॉप हो गई। अब सस्ते में उस बेचारे को बेचना पड़ा है क्योंकि लोग इससे खरीद नहीं रहे। इससे क्या हो रहा है, उसकी डैमेज हो रही है प्राइस, ठीक है। जिस प्राइस में उसने खरीदा था उससे कम पैसों में उस बेचारे को बेचना पड़ रहा है, और ना ही लोग उस घर में रेंट पे रहना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं डिफेमेशन ऑफ टाइटल के इंग्रेडिएंट्स। अब अगला एग्जांपल ऑफ स्लैंडर ऑफ टाइटल। अब इसको मैंने एग्जांपल की शक्ल में भी लिख दिया है, ये वही सेम एग्जांपल है जो मैं ऊपर देती रही हूँ कि प्लेंटिफ हैज़ पुट हिज हाउस फॉर सेल, द हाउस हैज़ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है, या 1 करोड़ कर देते हैं, ठीक है, 1 करोड़। हिज नेबर द डिफेंडेंट रॉन्ग डूअर, डिफेंडेंट रॉन्ग डूअर होता है जिसने गलत काम किए होते हैं या गलत काम कर रहा होता है। ऑफर्स हिज 5 लाख, ठीक है, 50 लाख, बट प्लेंटिफ रिजेक्ट्स द ऑफर, यानी कि जो डिफेंडेंट है वो उसका घर खरीदना चाह रहा था। अब घर उसका है 1 करोड़ का और डिफेंडेंट कहता है कि मैंने तो 50 लाख देने हैं, जो कि इस प्राइस से कम है। अब जो प्लेंटिफ है वो ये प्राइस पे तो नहीं अपना घर बेचेगा क्योंकि ये तो बहुत कम पैसे हैं, वो तो कह रहा है कि तुम मुझे ज़्यादा पैसे दो उस घर के, बट डिफेंडेंट जो ये बंदा ये नहीं उसको ज़्यादा पैसे दे रहा। फिर प्लेंटिफ क्या करता है कि इसके जो पैसे हैं वो रिजेक्ट कर देता है और किसी और को बेचता है अपना घर, जो कि उसको सही कीमत दे रहा है। तो प्लेंटिफ देन सेल्स हिज हाउस टू अदर पर्सन फॉर दिस प्राइस, ठीक है। तो परचेजर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिफेंडेंट, और जो परचेजर है वो खुद डिफेंडेंट से बातचीत करता है या फिर डिफेंडेंट खुद ही परचेजर को कॉल कर देता है, ठीक है। Who informs the purchaser that the house purchased by him is a haunted house, और जो डिफेंडेंट नहीं है ये फिर इस बंदे को जो घर खरीदने लगता है उसके दिमाग में गलत बातें डाल देता है कि जो घर आप खरीद रहे हो ये हॉन्टेड हाउस है और ये जो है इतने प्राइस पे नहीं बिकना चाहिए, इसको तो कम प्राइस पे होना चाहिए था, आप ये घर क्यों खरीद रहे हैं, ये उसके दिल में गलत बातें डाल देगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो परचेजर है वो फ़ौरन से उस घर को खरीदेगा नहीं, रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि द परचेजर ऑन दिस इन्फॉर्मेशन रिफ्यूजेस टू परचेज द हाउस, और जैसे ही उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ना डिफेंडेंट से कि ये घर जो है हॉन्टेड हाउस है, तो वो खरीदता ही नहीं है उस घर को, रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है। दिस एक्ट डन बाय द नेबर इज़ द टॉर्चरियस एक्ट, और जो नेबर है जो उसका घर खरीदना चाह रहा था, जब उसने उसके बारे में गलत बातें फैलाई,
वो जो गलत बातें फैलाई हैं इसको कहते हैं टॉर्टेटियस एक्ट, यानी कि उसने टॉर्ट एक्ट कमिट किया, यानी कि डैमेज किया उसकी घर की रेपुटेशन को। सही है, क्या डैमेज हुई यहाँ पे? हाउस ऑफ प्लेंटिव की रेपुटेशन, यानी कि वो जो हाउस है अब उस पर ये टाइटल लग गया कि ये भूतिया हाउस है, हॉन्टेड हाउस है, तो हर इंसान उसको खरीदना नहीं चाहेगा और उसकी प्राइस जो है गिर जाएगी। एंड नाउ द प्लेंटिव हाउस इज टाइटल्ड एज द हॉन्टेड हाउस एंड प्राइस ऑफ हिज हाउस गॉट डिक्रीज ड्यू टू द फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय द नेबर एंड द डिफेंडेंट। दिस ऑल वॉज ऑफ द स्लैंडर। यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी हरकत उसके नेबर ने की, झूठी गवाही लगाई, झूठी बातें कहीं, जिससे उसके घर पे टाइटल लग गया हॉन्टेड हाउस का, उससे क्या हुआ कि उसकी जो हाउस की प्राइस है वो डिक्रीज होगी, कम हो गई। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि डिफेंडेंट ने उससे बदला लेने के लिए उसके घर के ऊपर झूठी बातें लगा दी। और ये इस हरकत को क्या कहते हैं? स्लैंडर ऑफ टाइटल। ठीक है, तो ये सारा था स्लैंडर ऑफ टाइटल। अब नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर द डिफेमेशन अंडर दिस। और पाकिस्तान पेनल कोड में जो है डिफेमेशन करने की पनिशमेंट लिखी गई है, और ये पनिशमेंट जो है आपको सेक्शन 500 पीपीसी में मिलेगा, यानी कि सेक्शन 500 पाकिस्तान पेनल कोड जब आप खोलोगे ना तो आपको डिफेमेशन की पनिशमेंट्स मिलेंगी। इसमें क्या पनिशमेंट्स होंगी? डिफेमेशन फॉर ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन इज इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years और विद फाइन और विद बोथ, यानी कि आपको 2 साल की जेल हो सकती है, या तो आपसे बहुत ज़्यादा हैवी फाइन लिया जाएगा, या तो दोनों ही करना पड़ेगा, या तो आपको जेल भी हो सकती है, साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ये इसकी पनिशमेंट है डिफेमेशन की। अगला है डिफेंसेस इन एक्शन ऑफ डिफेमेशन। अगर आपने किसी इंसान की रेपुटेशन ख़राब की और आपको कोर्ट जाना पड़ा है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो? ये वो चीज़ें हैं, इसको डिफेंसेस कहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी की रेपुटेशन ख़राब की और वो इंसान आपको कोर्ट ले गया है, तो आपको अपने आप को कैसे बचा सकते हो, इसको आप कहते हैं डिफेंसेस। तो पहला बचाने का तरीका है ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि आप कोर्ट, सपोज आपने किसी के ऊपर बातें कही हैं जिससे अगले की रेपुटेशन ख़राब हुई है, ठीक है, और वो बंदा आपको कोर्ट ले गया, आपको कोर्ट ने बुला लिया कि भाई आ जाओ, आपने उसके बारे में गलत बातें बोली जिसकी रेपुटेशन ख़राब कर दी आपने। अब आप अपने आप को बचाने के लिए कह सकते हो कि मैंने तो जो भी बातें बोली थी वो सच थी। इससे भी आप बच सकते हो कोर्ट की सज़ा से, पनिशमेंट से। दूसरी ऑप्शन ये है कि स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हो कोर्ट को, कि आप कोर्ट में ये भी कह सकते हो कि मैंने तो उसकी रेपुटेशन जान के नहीं ख़राब की, मैंने तो सिर्फ ओपिनियन दी थी, मशवरा दिया था। ओपिनियन क्या होता है और ये तीनों पॉइंट्स क्या है ये आपको आगे बताऊंगी। कॉन्सेंट ऑफ द प्लेंटिव भी हो सकता है। कॉन्सेंट ऑफ द प्लेंटिव का मतलब है कि प्लेंटिव की अपनी मर्जी से उसकी रेपुटेशन ख़राब की जाए। तो अगर ये तीनों चीज़ें हुई तो आपको कोर्ट सज़ा नहीं देगी किसी की इज्जत ख़राब करने से, किसी की रेपुटेशन ख़राब करने से। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आगे पढ़ने लगे हैं। पहला पॉइंट है ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी आदमी की झूठी नहीं बल्कि सच्ची स्टेटमेंट दी है कि वो इंसान बुरा है, तो आपको कोर्ट कोई सज़ा नहीं देगी। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी इंसान के बारे में आप ये कह रहे हो कि वो मारता है अपनी वाइफ को, ठीक है, और वो वाकई में अपनी वाइफ को मारता है, प्रूफ कर देता है, मतलब जिस इंसान ने बुराई की है और जिस इंसान ने बुराई की है उसे कोर्ट कह रही है कि उस इंसान को पैसे दो। अब वो इंसान पैसे नहीं देना चाह रहा, ठीक है, वो अपने आप को बचाना चाह रहा, तो वो यही कहेगा, किसी तरह एविडेंस देगा कोर्ट को कि इस इंसान ने वाकई में अपनी बीवी को मारा था, तो इसकी बीवी को लेके आ सकता है, या कोई ना कोई प्रूफ देगा कोर्ट को कि वाकई में जो भी इस बंदे के बारे में इसने बातें कही थी वो ट्रू कही थी, झूठी नहीं कही थी। ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट आपको जाने देगी। ट्रुथ स्टेटमेंट इज द डिफेंस इन डिफेमेशन, यानी कि जो ट्रुथ स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी आपने बातें फैलाई हैं, मशहूर की उस बारे में उस बंदे की, वो अगर सच्ची थी तो वो आपका डिफेंस बन जाएगा, यानी कि आपकी प्रोटेक्शन बन जाएगी, आपको कोर्ट कोई सज़ा नहीं देगी। If the statement given is true and correct, it will be a complete defense in this situation. The statement giver will not be sued before the court by defamed person. यानी कि डिफेम्ड पर्सन जिसका आपने रेपुटेशन ख़राब की, वो आपको कोर्ट ले जाके कोई आपसे पैसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने इस इंसान की रेपुटेशन जब ख़राब की तो आपने इसके बारे में सारी बातें ट्रू बोली थी, झूठी नहीं बोली थी। ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट आपको कोई सज़ा नहीं देगी। दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। इसमें होता ही है कि मशवरा देने को स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन कहते हैं, यानी कि डिफेमेशन सिर्फ मशवरे की वजह से हुई थी तो आपको कोर्ट सज़ा नहीं देगी, लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि डिफेमेशन मशवरे से हुई थी। यानी कि आपने सिंपली मशवरा दिया था कि 2 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं,
और कोई बातों बातों में गलती से इसको मशवरा दे देता है कि फ़लाँ बंदे को ये काम करना चाहिए था तो उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होती। इसने सिर्फ मशवरा दिया था। ऐसी सिचुएशन पे ये बंदा इसकी ये बात सुनता तो सब लोगों को कह देता है इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, बल्कि तो कोर्ट को जाके ये प्रूफ कर दे कि इसने तो सिंपली ओपिनियन दी थी, यानी कि मशवरा दिया था, इसने जानबूझ के उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं की थी। ऐसी सिचुएशन पे आपको कोर्ट जो है कुछ नहीं कहेगी। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ द ओपिनियन इज ऑल्सो अ डिफेंस इन डिफेमेशन। इट मीन्स दैट इफ समवन सेज समथिंग इन ओपिनियन गिविंग मैनर इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई अगर आप सिंपली मशवरा दे रहे हो, उस मशवरे देने से किसी की अगर रेपुटेशन ख़राब हो गई है, आपने प्रूफ कर दिया कि आपने मशवरे की शक्ल में कहा था, जान के नहीं किया था ऐसा कुछ भी, तो आप बच सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, वो पढ़ लेते हैं। 1 person told someone that I think that Harold beat up his girlfriend last night and as a result Harold lost his job। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि दो दोस्त हैं, ठीक है। अब ये एक लड़की है। अब इसने और इसने इस लड़की को जब देखा, इसके मुंह पे फेस पे ना मारपीट के निशान थे, ऐसा लग रहा था किसी ने इसको मारा है। अब ये से पूछता है कि इसको क्या हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता है इसको क्या हुआ है। फिर ये अंदाजे से ओपिनियन दे रहा है अपना कि शायद इसके बॉयफ्रेंड ने या हस्बैंड ने इसको मारा था रात को। इसने सिर्फ ओपिनियन दी थी। अब जब इसने सिर्फ ओपिनियन दी थी इस बंदे को, इस वाले को, इसने जाकर 10 लोगों को कह दिया कि भाई शायद इसके हस्बैंड ने या बॉयफ्रेंड ने इसको मारा था। इससे क्या हुआ कि जिस बंदे ने इसको मारा था वो भी उस जगह पे जॉब करता था जहाँ ये 2 बंदे रहते थे, उसकी ऑफिस में काम करता था। उससे क्या हुआ कि जब इसने उसके बारे में कहा कि वो अपनी बीवी को मारता है, उससे क्या हुआ कि इसका जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, उसकी जॉब चली गई। और जॉब कैसे चली गई? इसी बात से कि वो अपनी वाइफ को मारता है, उसकी रेपुटेशन उस बंदे की ख़राब हुई। फिर सब लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी जॉब चली गई। लेकिन जिस इंसान ने के बारे में बात कही थी वो जान के नहीं कही, बल्कि सिर्फ एक ओपिनियन दी थी कि शायद वो अपनी बीवी को मारता है। उसने शायद कहा, आई थिंक का, देखो यहाँ पे आई थिंक लिखा है, यहाँ पे शायद का यूज़ हो रहा है। शायद वो अपनी बीवी को मारता हो, शायद। इसने ये नहीं कहा कि उसने लाइक फोर्सफुली या जानबूझ के नहीं कहा कि वो अपनी बीवी को मारता, उसने शायद का यूज़ किया, आई थिंक। यू वर ओनली गिविंग योर ओपिनियन, यू डिड नॉट से हैरोल्ड बीट अप हिज गर्लफ्रेंड। यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि हैरोल्ड, इसने जिस बंदे ने डिफेम किया, उसने ये नहीं कहा कि हैरोल्ड ने अपनी बीवी को मारा, उसने कहा आई थिंक हैरोल्ड ने मारा, यानी कि मुझे लगता है, शायद। उसने शायद का यूज़ किया। बट यू सेड आई थिंक। आई थिंक जो है आप ओपिनियन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। आई थिंक द वर्ड आई थिंक इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, यानी कि जब आप आई थिंक यूज़ करते हो ना तो वो ओपिनियन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इट मीन्स आप ओपिनियन दे रहे हो, आप कंफर्म नहीं कह सकते कि उस इंसान ने मारा, आपने सिर्फ ओपिनियन दिया है कि शायद हैरोल्ड ने अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। उससे क्या हुआ कि हैरोल्ड जो जॉब है वो चली गई। ये जानने के बाद सबको पता चला कि ये बीवी को मारता है, तो लोगों ने इसको नौकरी से निकाल दिया। और जब नौकरी से इसको निकाला गया, इसने उस इंसान को जाके कहा कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए कह सकता है कि मैंने जान के बात नहीं की थी, मैंने तो ओपिनियन में, यानी कि ऐसी कह दिया था कि ये इंसान मारता होगा। यहाँ पे लिखा है इस बंदे की वजह से हैरोल्ड की रेपुटेशन ख़राब हुई, तो वही है, प्राप्त हुई है। लेकिन इस इंसान को कोर्ट सज़ा नहीं दे सकती क्योंकि इसने सिर्फ अपनी ओपिनियन दी थी, डायरेक्टली हैरोल्ड पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। यहाँ पे ये लिखा गया है कि हैरोल्ड पर तो इल्ज़ाम लगा नहीं था, उसने सिर्फ ओपिनियन दी थी कि शायद वो मारता हो, ठीक है। तो आप कोर्ट में जाके प्रूफ करो कि आपने ओपिनियन दी थी। अगर आपने सिर्फ ओपिनियन दिया था ना तो आप बच सकते हो, आपको कोर्ट सज़ा नहीं देगी। अगला है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। यहाँ पे ये है कि वो बंदा खुद ही अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। प्लेंटिफ वो बंदा होता है जिसका नुकसान होता है। तो अगर प्लेंटिफ खुद ही अपनी रेपुटेशन ख़राब करवा रहा था उस बंदे से जिसने रेपुटेशन ख़राब की, अगर आपने कोर्ट को प्रूफ कर दिया कि हाँ इसी बंदे ने मुझसे रेपुटेशन ख़राब करवाई, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या कोई ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए जब कोर्ट को दिखा सको कि हाँ इसी बंदे ने मुझसे खुद कहा था कि मेरी रेपुटेशन ख़राब करो, टीवी पे और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जाके मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करो, और अब ये मुझे आके कह रहा है कि मैं इसके पैसे दूँ इसको इसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। तो आप कोर्ट को अगर ये प्रूफ कर दोगे ना तो आपको कोर्ट कोई सज़ा नहीं देगी। यहाँ पे लिखा है कंसेंट का मतलब है ये प्लेंटिफ जिसकी रेपुटेशन ख़राब की जा रही हो, इसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल हो, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिखा है द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज रेयर बट बिगर डिफेंस इन डिफेमेशन इफ डिफेंडेंट कैन प्रूव दैट द प्लेंटिफ हैज गिवन हिज कंसेंट टू द स्टेटमेंट इन एन इंटरव्यू और इन अ रिटन। इन दिस सिचुएशन द स्टेटमेंट giver will not be sued through the court. It is not easy to prove consent of the defamed person.
तो यहाँ पे ये लिखा है कि आप ना अगर कोर्ट को प्रूफ कर दो किसी तरह, आपके पास एविडेंस अगर हो ना, कोई रिकॉर्डिंग हो, वीडियो कुछ भी हो, कि प्लेंटिव ने खुद ही आपसे कहा था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब करो, और प्लेंटिव खुद आपको कोर्ट में लेके जाके कह रहा है कि इसने मेरी रेपुटेशन ख़राब की, तो अगर आप कोर्ट में जाके प्रूफ कर दोगे ना कि इसने खुद करवाया था, तो आपको कोर्ट कोई सज़ा नहीं देगी। ये था आपके डिफेंसेस। अब आता है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? प्रिविलेजेस इज़ अ कॉमन डिफेंस इन डिफेमेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस अवेलेबल इन टॉर। प्रिविलेजेस का मतलब है आपको डिफेंस मिल रही है, आपको कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, आसानी मिल रही है। अब इनको पढ़ते हैं आगे कि डिफेमेशन अपना प्रिविलेजेस होते क्या हैं। पहला है काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस में, एक है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, दूसरा है क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब इनको पढ़ते हैं कि ये डिफेमेशन में क्यों यूज़ हो रहे हैं। पहला है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट में क्या है कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज अलाउज द स्टेटमेंट गिवन to give defamatory statement without fear of legal actions even if those statements are untrue or false। privilege का मतलब है आपको आज़ादी दी जा रही है, आज़ादी दी जा रही है किसी भी इंसान के रेपुटेशन को डैमेज करने की। इसको कहते हैं प्रिविलेज होना। यानी कि आपको कुछ लोग पैसे दे रहे हैं कि आप जो है मीडिया पे आके, टीवी पे आके फ़लाँ बंदे की बेइज्जती करो, आपको पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगी। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट का मतलब है कि पूरा आपको आज़ादी मिल रही है, आप किसी भी इंसान की जाके बेइज्जती करो, चाहे सोशल मीडिया पे करो, टीवी पे करो, जहाँ मर्जी करो। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज। दूसरा है हमारे पास, दूसरे से पहले उन्होंने काइंड्स दे दी इसकी। एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आपके पास पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आती है, मिलिट्री, जुडिशियल, स्टेटमेंट। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट्री के ऊपर भी कोई भी बातें कर सकते हो, आप मिलिट्री, आर्मी और नेवी पे भी कोई भी बातें कर सकते हो, झूठी, गलत, जिससे उनकी इज्जत ख़राब हो। आप जुडिशरी के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर भी बातें कर सकते हो, आप कंट्री, स्टेट्स के ऊपर भी कर सकते हो, आप हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर भी कुछ भी बातें कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज। अब क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है? Qualified privilege allows the journalist to publish defamatory statement, but these should be published without hatred and should be purely with the interest of the state। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट है ना, जो अखबारों पे, न्यूज़ पे कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट अप करते हैं जिससे लोग ना बहुत ज़्यादा शौक से उस न्यूज़ को पढ़ते हैं। जैसे आप अक्सर टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो न्यूज़ पे अक्सर आपने देखा होगा, यूट्यूब की न्यूज़ पे उन्होंने कवर पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ना मज़े की लगाई होती है। जैसे कि बम फटा है तो आपको मरे हुए लोग दिखा देंगे, या अगर इमरान खान की कोई न्यूज़ दिखानी होगी तो इमरान खान को वो जेल के अंदर दिखाएंगे जानबूझ के, ताकि सारे लोग उस न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट हों। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि वो एक झूठी तरह की तस्वीर लगा के लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेट खुद ही, कंट्री खुद ही उनसे करवाती है कि आप ये चीज़ें करें ताकि लोग ना हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। इससे क्या हो रहा है कि आप डिफेमेटरी स्टेटमेंट डाल रहे हो, झूठी स्टेटमेंट डाल रहे हो कि इमरान खान को जेल होगी। होते नहीं, पता क्या करते हैं, इमरान खान की पिक्चर ले लेंगे, बैठा देंगे उसकी कुर्सी पे, और जेल की पिक्चर अलग पड़ी होगी, एडिटिंग करके ऐसा दिखाएंगे इमरान खान जेल के अंदर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो पिक्चर अलग अलग होंगी, एडिट कर देंगे, फिर उस एडिट पिक्चर को अपनी यूट्यूब चैनल पे लगा देंगे। उससे होगा ये कि सारे लोग फिर उस वीडियो को गौर से देखेंगे, उनको दिखेगा है उनके कंट्री का लीडर जेल में है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी पोस्ट वो लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये झूठी खबरों से होता ही है कि बहुत सारी ऑडियंस उनकी न्यूज़ और उन चीज़ों को देखता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे भी क्वालिफाइड प्रिविलेजेस भी मिलती है। ये क्वालिफाइड प्रिविलेजेस जर्नलिस्ट को भी मिलती है और भी बहुत लोगों को मिलती है, ठीक है। अब इसके काइंड्स क्या हैं? पहला है कि स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये डिफेमेटरी एक्ट करते हैं। यानी कि जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग उस डिफेमेटरी एक्ट को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। स्टेटमेंट शुड बी विदाउट हेटेड, और जो भी आप स्टेटमेंट लगाओ उसमें नफरतें ना हो। यानी कि आप कोई भी पोस्ट लगाओ या कुछ भी करो तो वो उसमें ना ज़्यादा बुराइयाँ ना हो, ठीक है, कम चीज़ें बुरी हों, उसमें झूठी चीज़ें भी इतनी ना हो कि नफ़रत फैल जाए, कोर्ट एक्शन हो। अच्छा, रिपोर्ट शुड बी फेयर एंड एक्यूरेट, और जो भी चीज़ें उसमें लिखो वो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ना सही होनी चाहिए और एक्यूरेट, यानी कि इतना ज़्यादा फॉल्स और झूठी डिफेमेशन आप ना करो, बल्कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखो कोशिश क्या करो स्टेटमेंट सच्ची होनी चाहिए। रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर ये कहना है कि इन सब की रिपोर्ट्स भी आप लिख सकते हो, आपका अगर दिल हो तो यहाँ पर ये बात लिखिए। अब डिफरेंसेस आ गए लिबल एंड स्लैंडर के। अब लिबल इज रिटन स्टेटमेंट और स्लैंडर जो ओरल शुरू में ही बता दिया था। नेचर इसका क्या है? लिबल इज परमानेंट इन नेचर बिकॉज इट इज़ प्रिजर्व्ड इन रिटन फॉर्म, और स्लैंडर जो यहाँ पे क्या ये रहेंगे, जो स्लैंडर है ना अपने मुंह से बोला होता है तो इसको प्रिजर्व करना, सेव रखना मुश्किल होता है। अगर कोई भी चीज़ आप रिटन फॉर्म में लिख देते हो, यानी कि न्यूज़पेपर में या किसी बुक में, तो वो चीज़ परमानेंट रहती है क्योंकि वो लिखी रह जाती है पूरी ज़िंदगी। अगर प्रूफ में यहाँ पे लिखा है लिबल इज एक्शनेबल पर सी, स्लैंडर इज एक्शनेबल, और प्रूफ ऑफ डैमेज ये भी शायद आप स्किप कर दो, 2 पॉइंट्स लिख दो, काफ़ी हैं। उसके बाद क्राइम्स में आता है लिबल इज़ अ सिविल रॉन्ग एंड ऑल्सो अ क्राइम, स्लैंडर इज़ अ सिविल रॉन्ग। स्लैंडर जो है मुंह से बोला जाता है ओरली, तो इसको हम मोस्टली जो है सिविल में रखते हैं, लेकिन जो लिबल है वो रिटन फॉर्म में मौजूद होता है
तो वो क्राइम की कैटेगरी में भी आता है। टॉट्स के अलावा उसको आप क्राइम के अंदर भी लिख सकते हो। पब्लिशर यहाँ पे लिखा है इन लेबल पब्लिशर में भी इनोसेंट, इन स्लैंडर पब्लिशर इज ऑलवेज गिल्टी। स्लैंडर में ये होता है अक्सर लोग मुंह से बोलते हैं ना, तो मुंह से बोलने वाले लोग अक्सर गिल्टी होते हैं, और जो लिखने वाले लोग हैं वो अक्सर जो है गिल्टी नहीं होते बाजू का, तो उनको फोर्सफुली भी उनसे गलत बातें लिखवाई जाती हैं। वो इनोसेंट लोग भी हो सकते हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं जो लेबल में काम करते हैं, जो रिटन फॉर्म में किसी की बुराई करें। उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो जानबूझ के भी बुराई करेंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो जानबूझ के नहीं करेंगे लेकिन किसी के फोर्स के थ्रू उनसे किसी की बेइज्जती करवाई जाएगी। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें मिक्स लोग हो सकते हैं, इनोसेंट भी होंगे और क्रिमिनल कैटेगरी के भी होंगे। लेकिन जो ओरली बोलते हैं, जो मुँह से नॉर्मली किसी की बुराई करते हैं, वो 90% गिल्टी और बुरे लोग ही होते हैं, तो दूसरे की रेपुटेशन मुँह से बोल के ख़राब करते हैं। लिमिटेशन यहाँ पे लिखी है कि पीरियड फॉर लिमिटेशन ऑफ लिबल इज 6 ईयर, पीरियड ऑफ इसकी 2 ईयर्स। कह रहे हैं कि स्लैंडर यानी कि अगर आप ओरली बोलते हो तो आप इस पे एक्शन जो है 2 सालों के अंदर ही ले सकते हो, और अगर आपकी रिटर्न फॉर्म में आपने किसी की बुराई की है तो आप उस पर एक्शन जो है 6 सालों के अंदर भी ले सकते हो। यहाँ पे यही लिखा है। फिर कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में जो भी हमने ऊपर पढ़ा था उसको शॉर्ट करके उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज प्योरली अ टॉर्ट अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट बिकॉज डिफेमेशन लॉ और डिक्रीज जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो सारे यहाँ पे लिखा है कि जो डिफेमेशन है जो है वो टॉर्ट के अंदर आता है, और जो है इससे रेपुटेशन ख़राब होती है, और डिफेमेशन जो है अब स्पोकन भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, और ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा था उसको यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है।